सभी ने पुष्पा मूवी तो जरूर देखी होगी। पुष्पा मूवी की स्टोरी है वो बेस्ड है वीरप्पन पर। वीरप्पन कौन था? वो चंदन तस्कर के नाम से मशहूर हुआ था, लेकिन हाथी दांत का भी बहुत बड़ा तस्कर। वीरप्पन के आतंक का अंत कैसे हुआ? देखो, जैसे ही राजकुमार का अपहरण किया, यह उसकी आखिरी गलती होगी और ये बात है सन 2011। आपको कैसे बना? भी बड़ा आतंक हो, आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, सबका अंत होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज। मैं मानसी यादव आपके साथ। आप सभी ने पुष्पा मूवी तो जरूर देखी होगी और पुष्पा मूवी में भी जो मेन किरदार था वो था अल्लू अर्जुन का। अब बहुत से लोगों को स्टोरी तो पता ही होगी कि किस तरीके से अल्लू अर्जुन चंदन की तस्करी करता है, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि आखिर ये स्टोरी किस पर बेस्ड है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो पुष्पा मूवी की स्टोरी है वो बेस्ड है वीरप्पन पर। आज हम जानेंगे वीरप्पन कौन था, वो डाकू कैसे बना और उनके बारे में एक तरीके से डिटेल में आज हम बात करेंगे और ये सारी जानकारियां हम लेंगे आज के हमारे गेस्ट श्री बाबूलाल जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इनसाइड न्यूज में। सर, मेरा एक तो आपसे मिलकर मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे आपसे हर रोज कुछ ना कुछ नई कहानियां जानने को मिलती है। तो आज सर मेरा सवाल ये है कि वीरप्पन कौन था? लोग वीरप्पन वीरप्पन करते हैं। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे ये कौन है? दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक और तमिलनाडु, इनकी सीमा के ऊपर एक बहुत घना जंगल है। उस जंगल के नियर बाई गांव के अंदर वीरप्पन का जन्म हुआ था। बहुत पुअर फैमिली से था और अब जब आदमी गरीब होता है तो पेट पालने के लिए कुछ न कुछ करता है। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने जंगल से लकड़ियां चुरा करके और सिटी में वहां जो ला करके बेचने का काम शुरू किया था। फिर जैसे जैसे इनका लालच भी कह सकते हो या आमदनी कह सकते हो, वो बढ़ती गई, लोग इनके साथ जुड़ते गए और ऐसा करते करते वीरप्पन का एक गिरोह तैयार हो गया जो चंदन की तस्करी। उन दिनों में चंदन की लकड़ी बड़ी महंगी थी और बहुत ज्यादा वहां चंदन के पेड़ थे, तो ये चंदन के पेड़ों की लकड़ी काटते थे। साथ में जब इनको पता चला कि चंदन की तस्करी से ज्यादा फायदे का सौदा हाथी दांत में है, तो वहां जंगल में हाथी बहुत थे और उन हाथियों से वहां के किसान बड़े परेशान थे। हाथी उनके खेतों में घुस जाते, उनकी पूरी फसल को रोन देते, उनकी झोपड़ियां तोड़ देते, उनके बच्चों को मार देते, काफी नुकसान करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि उन मदमस्त हाथियों को मार करके उनके दांत निकालने शुरू कर दिए और दांतों को बेचने का धंधा भी शुरू कर दिया और इस प्रकार से वो चंदन तस्कर के नाम से मशहूर हुआ था, लेकिन हाथी दांत का भी बहुत बड़ा तस्कर था। सर, एक और इनके बारे में बात होती है कि इन्होंने किसी फिल्मी स्टार का अपहरण कराया था, तो वो सर क्यों करवाया था, इसके पीछे की क्या स्टोरी थी, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, हर डाकू खाली एक कमाई पे डिपेंड नहीं रहता। कमाई कह दो या जो भी उनकी इनकम होती है, चंदन तस्करी से वो पैसा कमाते थे, हाथी दांत से कमाते थे, लेकिन पैसा तो पैसा होता है। वहां कन्नड़ फिल्मों का एक मशहूर हीरो था राजकुमार। राजकुमार का फार्म हाउस था जंगल के नजदीक, एकदम जंगल से टच होके। वीरप्पन को पता चला कि आज राजकुमार वहां आया हुआ है। ये बात है सन 2000। तो वीरप्पन ने अपने सारे साथियों के साथ में जाके उस फार्म हाउस को घेर लिया। अच्छा। राजकुमार की पूरी फैमिली वहां थी। फैमिली के सामने ही राजकुमार को बंधक बना करके और ये उठा के अपने साथ ले गए और मेरे ख्याल से राजकुमार को करीब 100 दिन तक बंधक बना के रखा था। हालांकि वीरप्पन राजकुमार का बड़ा फैन था, तो उनके साथ बड़ी इज्जत से पेश आता था। उनको वो कहते हैं ना भाई, जैसे मारना पीटना ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन लंबे टाइम तक रखा गया था। और बाद में वहां पे कुछ जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं, उन लोगों ने मध्यस्थता की, मध्यस्थता करके और वीरप्पन तक उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया। अब
कुछ लोग कहते हैं कुछ डील हुई, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुई, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 100 दिन बाद में वीरप्पन ने राजकुमार को रिहा किया, ये सत्य बात है। सर बहुत ही वो था कि मतलब जिसके अपन फैन है उसी को अपहरण कर लिया। सर मेरा एक और आपसे सवाल था कि वीरप्पन के आतंक का अंत कैसे हुआ? देखो, हर आतंक का, हर सत्ता का, कितनी भी बड़ी सत्ता हो, कितना भी बड़ा आतंक हो, आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, सबका अंत होता है। उदय भी होता है और अंत भी होता है। वीरप्पन ने धीरे धीरे, वैसे वीरप्पन क्या करता था, रॉबिन हुड था, उस इलाके में उसकी छवि थी रॉबिन हुड की। कोई आदमी वीरप्पन के खिलाफ मुखबरी नहीं करता था, आप उसका टेरर समझ लो, आप उसका मान सम्मान समझ लो, लेकिन नहीं करता था। फिर भी वीरप्पन को यह डाउट था कि लोग मेरी वो मुखबरी कर देंगे, तो वो बड़ा चौकन्ना रहता था, अपना स्थान बदलता रहता था, एक स्थान पे नहीं रहता था, और कोई मोबाइल फोन वगैरह वगैरह कुछ यूज नहीं करता था ताकि जिसको ट्रेस किया जाए। अनपढ़ था लेकिन बहुत ज्यादा शार्प बुद्धि का आदमी था। अब क्या हुआ कि उसने जैसे ही राजकुमार का अपहरण किया, यह उसकी आखिरी गलती हुई। 2000 में अपहरण किया, पूरा तमिलनाडु, पूरा कन्नड़, पूरा वहां का ये कर्नाटक नियर बाई एरिया, सारे बाजार बंद, हाँ उल्लड़ मच गया, पब्लिक सड़कों पे आ गई, क्योंकि वहाँ हीरो का बड़ा क्रेज है सब। और प्रशासन और पुलिस बहुत ज्यादा दबाव में आ गई, तो एक STF बनाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स इनके पीछे पड़ गई वीरप्पन के, और वीरप्पन के जो मुखबिर थे उनके अंदर उन्होंने अपनी घुसपैठ बना ली। और वीरप्पन बाई चांस बीमार पड़ा, तो वीरप्पन को एक एम्बुलेंस में डाल करके इलाज करवाने के लिए ला रहे थे जंगल से। उनको पता चल गया STF को, ये लीक हो गई बात। STF ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, गाड़ी को घेर के इनको चेतावनी दी, सरेंडर करने के लिए कहा गया। वीरप्पन ने सरेंडर करने की जगह अंदर से फायर खोल दिया, गोलियां चलाने लगा। तो STF ने बदले में गोलियां चलाई, और इसको एक एनकाउंटर कह सकते हो या क्रॉस फायरिंग भी कहा जा सकता है। उस क्रॉस फायरिंग में वीरप्पन की डेथ होगी, और ये बात है सन 2004 की। 2004 के अंदर वीरप्पन का जो आतंक है उसका अंत हो गया। सर अभी क्या है ना, एक विजय थलापति के जीतने के बाद भी वीरप्पन की एक वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। वो अलग मुद्दा हो जाता है, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु में स्टार्स को जो है वो काफी, मतलब स्टार के चेहरे को जो है वो उनको बहुत ज्यादा अवसर देते हैं राजनीति में आने का। चलिए सर, ये तो था अलग किस्सा सर, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर। और कुछ किस्सा इससे जुड़ा हुआ आप बताइए। नहीं, वीरप्पन के वैसे बहुत से थे। वीरप्पन वहाँ लोगों की, गरीबों की बड़ी सहायता करता था। आज भी वीरप्पन के परिवार को, जो वीरप्पन की बेटी है, उनको बड़ी इज्जत के साथ में देखा जाता है। ठीक है ना। और ये लोग डाकू बने, डाकू बनने की परिस्थितियां जो भी रही होगी अपन डिटेल में नहीं जा सकते, डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कभी भी, जो कानून को तोड़ने वाले लोग होते हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, मैं कभी उनको मतलब उनकी तारीफ नहीं करूंगा कि आदमी को कानून के अनुसार चलना चाहिए, चाहे वीरप्पन हो चाहे कोई भी हो। मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं कहूंगा, लेकिन इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और देश की जो संपत्ति थी उसको भारी भरकम नुकसान पहुंचाया। और इसके लिए एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग इनको माफ नहीं करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसी ही तमाम रोचक किस्सों के लिए और स्टोरीज के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज के साथ। फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।